Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर योर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 9th क्लास का साइंस सेक्शन के लिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों के कमेंट आए हैं, 25 में से 22, 24 स्कोर भी बच्चों ने अचीव किया है। इट मीन्स आरएमएस के टाइम से ही आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। तो चलिए इन्हीं सेस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉक टेस्ट नंबर 3 करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे 100%, क्योंकि आपने आरएमएस की मेरी सीरीज देखी होगी। एज इट इज क्वेश्चन आरएमएस में रिपीट हुए हैं, तो साथ ही आपको ऑल इंडिया सैनिक में भी इन वीडियोस को स्किप करके नहीं जाना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, उससे पहले अगर आप ज्योमेट्री स्कूल के बारे में अभी तक आपके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक कोचिंग है जिसमें हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्लस लाइव क्लासेस दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल में रहकर आप ऑफलाइन तरीके से तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको फुल टाइम प्रिपरेशन कराया जाएगा, आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, पूरा आपको वहीं पर लाइव भी और यहाँ पर आपको लाइव की फैसिलिटी भी दी जाएगी। और लाइव क्लासेस की बात करें तो इसमें आपको रिकॉर्डेड जितना भी हमारा ऑलरेडी ऐप पर कंटेंट है वो तो मिलेगा ही, साथ ही जो बच्चे लाइव क्लासेस के लिए एनरोल करते हैं उनको डेली 2 to 3 आवर्स लाइव क्लासेस मिलती हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे ऑल इंडिया सैनिक में आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके आपका आता है जिसमें साइंस प्लस स्टैटिक जीके, और जो बच्चे लैंग्वेज मोड इंग्लिश चूज करते हैं उनके लिए इंग्लिश की, अदरवाइज हिंदी जो बच्चे चूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम कराते हैं मेन वो आरएमएस है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की हम कराएंगे, साथ ही यूपी सैनिक की। और काफी सिलेक्शन इस बार हमने दिए हैं, यूपी सैनिक में भी हमारे यहाँ से बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और आरएमएस में भी अभी तक जो आंसर की यहाँ पर हमने बताई है उसके अकॉर्डिंग काफी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। बाकी रिजल्ट से क्लियर होगा। अब बात है करते हैं ऑल इंडिया सैनिक की, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। अगर आप हॉस्टल में या लाइव क्लासेस में किसी में भी एनरोल कराना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, वरना आप गूगल पर www.geometryschool.in मेंशन करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट की पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें किस तरह का हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट है। आप उसे फ्री वीडियोस में फ्री क्विजेस करके देख सकते हैं। तो चलिए, 6th क्लास हो या 9th क्लास, दोनों के लिए ही हम फुल प्रिपरेशन कराते हैं विद आवर एक्सपर्ट फैकल्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पैटर्न आपको पता है, जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। 25 क्वेश्चंस को आपको चेक करते हुए चलना है अब मेरी आंसर की से, और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर आया है। राइजोपसिक फंगस है विच इज ऑल्सो नॉन एज, राइजोपसिक फंगस है जिसे क्या भी कहा जाता है, ब्रेड फंगस, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड का एल्गी, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों एलिमिनेट कर सकते हो, एल्गी की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। बेसिकली माइक्रोब्स आपके क्लासिफाइड होते हैं फंगस में, बैक्टीरिया में, एल्गी, प्रोवायरसेस होते हैं आपके। तो जो आपकी राइजोपस है, आपने देखा होगा जब आपकी चपाती या ब्रेड को मॉइस्चर कंडीशन मिल जाती है तो उस पर जो है फंगस लग जाती है, जिसे कॉमन नेम में ब्रेड मोल्ड कहा जाता है और साइंटिफिक नेम जिसका राइजोपस है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। आई होप आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सेल हैज प्लास्टिड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहां पर आपके पास 2 सेल हैं, एक ए और इसी तरीके से एक बी। तो ए जो सेल है उसमें प्लास्टिड्स भी है, मींस लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और जो उसका आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है, और इनर मेम्ब्रेन है जो वो सेल मेम्ब्रेन है। तो बी की बात करें तो उस पे सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स स्मॉल है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो इनमें से आपको बताना है कि ए सेल किसका है या बी सेल किसका है। तो ए एनिमल सेल है, बी प्लांट सेल है, बी जो है प्लांट सेल है, ए एनिमल सेल है, ए प्लांट सेल है या बी एनिमल सेल है, या बी एनिमल है ए ऑल्सो एनिमल है। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश करना आता होगा
कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो मेन डिफरेंस है वो है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और यहाँ पर एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं बट एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। साथ ही वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में वाटर कंडक्शन के लिए लार्ज होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। तो यहां से क्लियर हो जाता है बिल्कुल कि ए तो यहाँ पर आपकी प्लांट सेल है, लेकिन बी आपकी एनिमल सेल है, क्योंकि उसमें आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपका सेल से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसे करेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ए मेटल विच इज यूज टू कोट आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। मैंने आपको कई बार कराया है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल को यूज करते हैं आयरन को कोट करने के लिए। मैंने बताया था आयरन आपका क्या करता है, वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है और आपका फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज रस्ट। और यही प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जो क्या करता है, फेरक आयरन की ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ के एक बैरियर का काम करता है। वैसे तो जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, बट ये बैरियर का काम करता है, जिससे कि आपके ब्रिजेस होते हैं और जो आयरन के बड़े बड़े कुछ भी चीजें होती हैं वो जल्दी से रस्टिंग नहीं लेती। तो किसकी कोटिंग करते हो आप, इस पर एक मेटल जिंक की कोटिंग करते हो, और इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब ये आपसे घुमा के भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड इन विच जिंक इज कॉट ऑन टू द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, आपको पता है अभी हमने कोल पेट्रोलियम से काफी सारे क्वेश्चन किए थे। तो अगर हम बात करें आपकी एलपीजी, जो कि एक नेचुरल गैस का एग्जांपल है, जब आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल वेल से ड्रिक करते हैं, तो सबसे पहले हाईली प्रेशर होने की वजह से आपको जो ऑब्टेन्ड होती है वो आपकी नेचुरल गैसेज होती हैं। फिर जब आप अपने पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको 20 डिग्री, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोई भी केमिकल मिक्सचर क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी तरीके से आप ऑयल रिफाइनरीज में इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस पर आपकी एलपीजी और सीएनजी सबसे पहले सेपरेट हो जाती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि एलपीजी किसका कंपोनेंट है, बेसिकली एलपीजी के कंपोनेंट क्या हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपकी क्या है, कुकिंग गैस है, और इसके अंदर जो इसके वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो इसको फ्लेमेबल बनाते हैं वो क्या है, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। दीज आर द मेजर और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर एलपीजी। आई होप आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रिप टू डैश। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम स्कूल बैग की बात कर रहे हैं। स्कूल बैग जो आपके होते हैं, पहले आपने देखा है कि जो हमारे स्कूल बैग है, आजकल स्काई बैग्स होते हैं, अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी होती है, ये क्या करती हैं, बड़े अच्छे पैड्स लगाकर यहाँ पर शोल्डर पर, और उनके जो स्ट्रैप्स है उनको बड़ा ब्रॉड कर देती हैं। ऐसा ब्रॉड क्यों किया जा रहा है, जिससे कि आपको जो बैग है उसका ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर ना पड़े। बिकॉज अगर आपको हम रिलेशन बताएं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, फोर्स से। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह लेकिन प्रेशर का जो इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, वो एरिया से है। तो अगर प्रेशर को बढ़ा दें कब, तो हम क्या करें, एरिया को कम कर दें। जैसे आपके सब्जी लाने की आपने पॉलिथीन्स देखी होंगी, आपने थैले देखे होंगे, उनका स्ट्रैप बिल्कुल पतला हम बनाते हैं, तो हमारे हाथ में बहुत दर्द होता है उसको पिक करने में। और जितना ब्रॉड आप स्ट्रैप बना लेते हैं उतना ही इजी आप उसे कैरी कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का जो रिलेशनशिप है एरिया से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो स्कूल बैग्स का जो ब्रेड स्ट्रोप बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फॉर दिस पर्पस टू बॉडीज मस्ट बी ज्वाइंड बाय। अगर आप कोई भी करंट पास करना चाहते हैं किसी टू बॉडीज में, तो आपको वो जो इलेक्ट्रिक बॉडीज है उनको किससे कनेक्ट करना होगा? कॉटन थ्रेड से, प्लास्टिक के स्ट्रिंग से, कॉपर वायर से, रबर बैंड। वेरी सिंपल है। अगर आपको मेटल्स नॉन मेटल्स का अच्छे से बिल्कुल पता होगा डिफरेंस, तो बेसिकली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से हीट और करंट दोनों ही पास करते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, और इलेक्ट्रॉन्स के करंट फ्लो करने से ही करंट जनरेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कॉटन की बात करें तो वो तो मेटल नहीं है, प्लास्टिक भी मेटल नहीं है, रबर भी मेटल नहीं है, वो एक प्लास्टिक है। तो बचा आपका कॉपर। कॉपर हैज टू पॉजिटिव आयंस। तो जब ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज कंडक्ट होता है। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप उन्हें कॉपर के वायर से जोड़ दें, करंट फ्लो हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर बिकॉज आप आसानी से तैर लेते हैं समुद्री पानी में, जो कि आपका सलाइन स्टेट होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है जिसमें, जबकि रिवर वाटर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि डेंस जो चीजें होती हैं उन पर चीजें फ्लोट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट विद वाटर चैप्टर, जहां पर आप क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं। आपने सेल में भी ये पढ़ा है, जब आप सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर आप क्या करते हैं, पानी में बहुत सारा NaCl नमक डाल देते हैं, तो अंडा उस पर फ्लोट करने लग जाता है। तो बेसिकली जब आप डेंसिटी बढ़ा देते हो, डेंसिटी मींस मास बाय वॉल्यूम, तो आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, तो उसका क्या हो जाता है? बायोन फोर्स बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह से वो उस पर चीजें फ्लोट करने लगती है। जैसे आप जानते हैं, जो आपका डेड सी है जिसमें हाइयर सॉल्ट कंसंट्रेशन है, उसमें डेड बॉडी भी फ्लोट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोर डेंस होता है देन रिवर से, तो इसीलिए बहुत इजी है समुद्र में तैरना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Dash are those species of plants and animals which are found exclusively in particular area. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? एपिडेमिक, एंडेमिक, इंटरब्रीडिंग या पैंडेमिक स्पीशीज। तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में भी, स्पीशीज आर ऑफ वेरियस काइंड। एंडेंजर्ड भी होती हैं, एंडेमिक भी होती हैं, आपकी जो है एक्सटिंक्ट भी होती हैं। तो तीनों के नेम ही मैंने आपको बताए थे। जो स्पीशीज खतरे में आ चुकी हैं, थ्रेटेंड है, उन्हें हम एंडेंजर्ड कहते हैं। जो हमारी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जैसे कुछ स्पीशीज जो है पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, वो हमारी एंडेमिक है। बाकी जो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है फ्रॉम अर्थ, दे आर द एक्सटिंक्ट। तो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement about reproduction in human is correct? इनमें से reproduction के लिए human में क्या correct है? तो reproduction आपको पता है, it is a process by which living organism produces its own kind. अपने ही जैसे organism produce करने की प्रक्रिया को या process को क्या कहा जाता है? reproduction। और कोई भी living organism अपनी generation की continuity को बनाए रखने के लिए ये process करते हैं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन के केस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, नो, इट इज टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल फेलोपियन ट्यूब, तो ये गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन टेस्टिस, नो, टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे अकर इन ओविडक्ट्स। ठीक है, अगर ओविडक्ट आएगा या फेलोपियन ट्यूब, फीमेल के ओविडक्ट में होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव करता है टुवर्ड द स्पर्म, नो, स्पर्म हैज अ टेल टू मूवमेंट एंड इट इज मूव इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। एग इज इमोटाइल स्ट्रक्चर, वो मूव नहीं करता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लाइक स्पर्म एंड ओवा टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी। और फीमेल की भी कहां पर, या तो एग्जाम में आएगा फेलोपियन ट्यूब्स लिखा हुआ या ओविडक्ट्स। तो कहां होता है फर्टिलाइजेशन? फीमेल के ओविडक्ट्स में। ठीक है, ओवा बनता है ओवरीज में, और ओविडक्ट में फ्यूजन होता है, और जो बेबी का डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और 3 क्यों करेक्ट नहीं है ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन ह्यूमन बीइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमन के केस में हो रहा होता है तो क्या इवेंट्स करेक्ट सीक्वेंस है? सबसे पहले गैमीट बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। मेरे को तो अभी तक फर्स्ट ही ठीक लग रहा है, तो अभी पहले देख लेते हैं। एम्ब्रियो बनता है सबसे पहले? एब्सोल्युटली नॉट। फर्टिलाइजेशन पहले होगा, फिर गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? यहाँ देखिए, गैमीट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें यहां गड़बड़ है बस। पहले एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसे जाइगोट कहा जाता है। तो बेसिकली स्पर्म का और यहाँ पर ओवा का फ्यूजन होता है, लेकिन इससे पहले इन दोनों का पुबर्टी एज में बनना जरूरी है। तो मेल्स में स्पर्म पुबर्टी एज में बनते हैं और फीमेल में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन पर मंथ एक एग मैच्योर होता है। उसके बाद इन दोनों का फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन दोनों के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड सेल बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें 50% जो न्यूक्लियस है वो मैन का है और 50% फीमेल का। तो ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और उसी के बाद एक रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है। मींस जब जाइगोट का वेरियस डिवीजन हो जाता है, सेल 2 से 4 बनना, 4 से 8, 8 to 16, उसका ब्लास्टुला बनना, देन ग्लैस्टुला बनना, ठीक है। फिर उसका बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है फीटस। जब सोनोग्राफी में आप उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बेबी की डिलीवरी के बाद वो कहलाता है इन्फेंट। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। मायोपिया को आप कैसे करेक्टेड कर सकते हैं? तो मायोपिया की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें आपका नियर बाय विजन होता है लेकिन फार ऑफ आप नहीं देख पाते हैं। तो बेसिकली क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की लेंथनिंग बढ़ जाती है और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का जो आपकी रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं आप कॉनकेव लेंस, जो आपकी इसको डाइवर्स कर देती है, जिन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और डाइवर्स करने के बाद ये क्या करती है, आपकी रेज को डाइवर्स करके कहाँ तक ले जाती है? रेटिना पर ले जाती है। क्योंकि आपका डिस्टेंस कम हो गया है और वो यहीं पर इमेज बनाने लग जाता है, और रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो विजिबल नहीं होगी। तो आप डाइवर्जिंग लेंस जैसे ही लगाएंगे तो वो इसको रेज को डाइवर्स करेगा और रेटिना तक ले जाएगा। तो मायोपिया जो कि शॉर्ट साइटेडनेस है, उसे आप डाइवर्जिंग लेंस से करेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर पावर की, और इसे हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और इसे किस पे मेजर करेंगे बच्चों? ये क्वेश्चन आरएमएस में भी आया था अभी, और ये क्वेश्चन जेएनवी में भी आता है। क्योंकि इस चैप्टर से अगर अर्थक्वेक को लेके क्वेश्चन आते हैं तो दो ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, द डिवाइस अबाउट द सेस्मोग्राफ एंड सेकेंड वन इज रिक्टर स्केल। तो उस स्केल को क्या कहा जाता है जिस पर आपके अर्थ के मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, और इंटेंसिटी नापनी होती है तो आप नापते हैं किससे? उस सेस्मोग्राफ से, जिस पे उस पर ग्राफ आता है। और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड की बात करें कि 2 पावर का है या 4 पावर का है या 6 का, तो आप उसे मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट? बच्चों ये क्वेश्चन आरएमएस ने दिया था लास्ट ईयर, तो इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑल इंडिया सैनिक भी देते हैं। तो एनर्जी को लेके एक स्टेटमेंट इनमें से बिल्कुल करेक्ट है। आप जानते हैं हमारे अर्थ पर जो एक मेन पावर है एनर्जी का, दैट इज सन, जो कि क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से फिर हम वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके प्राइमरी सोर्स को यूज करके जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑटोट्रॉप अपना फूड बनाते हैं, फिर उससे 10% आगे इसी तरह ट्रांसफर होता है। तो कहा जाता है, यहाँ पर लॉ है एनर्जी का, कंजर्वेशन लॉ जिसे कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप इसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, तो आपने क्या किया? एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर। इसीलिए कहा जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड इट इज डिफाइंड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों, अगर आप आरआईएमसी की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री स्कूल जून सेशन के लिए अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 10th ऑफ फेब्रुअरी। अगर आप एनरोलमेंट चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं और हॉस्टल फैसिलिटी में भी रह के तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑनलाइन कराया जाएगा। साथ ही इसके बाद आपका जो जीके सेक्शन है 75 क्वेश्चंस का, जो कि आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, इसका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और इंग्लिश आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें आपका सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी ग्रामर, सारी तैयारी हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के साथ एज वेल एज हॉस्टल फैसिलिटी में कराते हैं। तो आप हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डेमो क्लास बुक कर लीजिए। पहले आप डेमो लेके देखिए, उसी के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप पे करें और अपने आप को एनरोल कराएं। डेमो लेने के लिए आप www.geometryschool.in पर लॉग इन करें, वहां पर अपना डेमो बुक करें और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों आप इसी बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो हम लॉन्च कर चुके हैं अपना सैंपल पेपर का सेट, जो कि 6 और 9 दोनों के लिए है, कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न पर है। इसमें आपको प्रॉपर 5 सैंपल पेपर मिलेंगे जो आपका पूरा एग्जाम पैटर्न पर है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स होगा, आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा, जिसे आप घर मंगा सकते हैं अपने एड्रेस पर। कॉल करें इस नंबर पर, पेमेंट करें और 5 सेट का सैंपल पेपर अपने घर पर पाएं और प्रैक्टिस करें इसी तरह के लॉट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ। जल्दी से बच्चों, क्योंकि कम टाइम बचा है, आपको कंप्लीट भी करना है, तो आप जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The synthetic material which is used for making fabric as well as shatter proof bottles, बेसिकली जो आपकी shatter proof bottle होती है, टूटती नहीं और आप इसका फैब्रिक भी तैयार कर लेते हो, तो उस सिंथेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है? नायलॉन, रेयन या एक्राइलिक? तो बेसिकली वो होता है आपके पॉलीईस्टर। जो पेट्रोकेमिकल्स हम तैयार करते हैं सब्सटेंसेस, उनसे हम ये कपड़ा भी बनाते हैं और शैटर प्रूफ बॉटल्स भी बनाते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं आपके पॉलीएस्टर कंपाउंड्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग दैट आर स्टोर्ड इन वाटर एंड कैरोसिन। देखो बच्चों, मैं बार बार ये क्वेश्चन कराती हूँ और अगर वहां पर एक पूछा होता है तो दूसरा साथ साथ बताती हूँ। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको तो वाटर में स्टोर किया जाता है और किसको कैरोसिन में। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक मेटल होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम इन्हें कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। लेकिन वो कौन सा नॉन मेटल है जो वाटर में स्टोर करके रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, जनरली नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते वाटर के साथ, ऑक्सीजन और इनके साथ, तो इसलिए इसे हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। तो फोस्फोरस तो आपका नॉन मेटल है और सोडियम आपका मेटल है, जिसको कैरोसिन में रखा जाता है। तो इसीलिए सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द सॉलिड ब्लैक रेसिड्यू, बेसिकली मैंने भी पेट्रोलियम का तो आपको बता दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, लेकिन कोल के हमें वेरियस कंपोनेंट्स, उसकी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन लेने के लिए, कोलतार ऑब्टेन करने के लिए, इसी तरीके से कोल गैस ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का, जिसमें हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। यहां पर हम कोल को हीट करते हैं, लेकिन किसमें? इन एब्सेंस ऑफ एयर में। और उसी एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करने पर जो आपको एक सॉलिड ब्लैक रेसिड्यू मिलता है, दैट हैज 98% ऑफ कार्बन, और इसी को कहा जाता है कॉक। तो यहां पर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव, बेसिकली मैंने बताया कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो सल्फर है, जब वो आपकी, सल्फर आपको कहाँ, कोयले में भी प्रेजेंट होता है, जब डेड वेजिटेशन से कोयला बनता है, साथ ही ये पेट्रोलियम में भी होता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है, और जब आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है H2SO, एस और ओ का कितना? 3, और ये आपका क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का लिटिल बिट फॉर्म होता है, और सल्फ्यूरस एसिड ही वो एसिड है जिसे आप एसिड रेन के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ताजमहल है या जो आपके मॉन्यूमेंट्स है, उनमें क्या देखने को मिलता है? मार्बल कैंसर, जिसकी वजह से उनकी ब्यूटी
स्पॉइल होती है। तो बेसिकली जब आपका SO2 को डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो एक गैस रिलीज होती है, दैट इज सल्फ्यूरस। एक एसिड तैयार होता है, उस एसिड को सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है। अगर होता है H2SO4 तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि डिजास्ट्रस होता है, बर्न कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। फायर फाइटर की जो यूनिफॉर्म है उसे कॉट किया जाता है प्लास्टिक के साथ जो कि उसे फायर रेजिस्टेंट बनाती है, और इसी प्लास्टिक को आपको पहचानना है, और ये लेयर कहलाती है किसकी? मेलेमाइन। मेलेमाइन और बेकेलाइट आपके क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, जिससे आपकी फायर ना लगने वाली टाइल्स भी बनाई जाती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसमें कि बेकेलाइट और मेलेमाइन आपकी दोनों आती है, लेकिन मेलेमाइन को कॉट किया जाता है किसकी? फायर फाइटर यूनिफॉर्म पर। और इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? मेलेमाइन। टेफ्लॉन बेसिकली एक कवरिंग है जो कि नॉन स्टिक आपके जो पेन्स होते हैं, डोसा मेकिंग पेन्स, उन पर लगाई जाती है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ स्टूडेंट क्लासिफाई क्रोमियम एज डक्टाइल। एक स्टूडेंट है जिसने क्रोमियम को डक्टाइल बताया है बट कार्बन को नहीं, तो उसकी क्लासिफिकेशन को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट करता है? तो आपको पता है डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, बट कार्बन नॉट, बिकॉज कार्बन डक्टाइल नहीं होते, दे आर ब्रिटल इन नेचर। जैसे कि आपका डायमंड, आपका कोल, ग्रेफाइट, ऑल दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और ये आपके नॉन मेटल है। क्रोमियम आपका मेटल है जो बाट टैप्स और आपके पार्ट्स पर, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, उन पे किया जाता है। तो क्रोमियम के अगर वायर बन सकते हैं बट कार्बन के नहीं, तो बच्चा यही एक्सप्लेन करना चाहता है कि क्रोमियम तो आपका डक्टाइल है क्योंकि वो वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट कार्बन नहीं। अगर थिन शीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती मैलिएबल की, क्रोमियम मैलिएबल है। और साउंड की बात करते तो प्रॉपर्टी होती सोनरस की, क्रोमियम सोनरस है। क्रोमियम को प्लेटेड किया जा सकता है ओवर अदर, पर उस पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही, वो गैल्वेनाइजेशन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। Two elements X and Y are reacted with oxygen to form their respective oxides. They are then dissolved in water. एलिमेंट एक्स फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है, एंड वाई फॉर्म एन एसिड। व्हाट कैन एलिमेंट एक्स एंड वाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर गए तो आपको मेटल और नॉन मेटल का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक्स को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ और उन्होंने ऑक्साइड्स दिए, जैसे मेटल ऑक्साइड बनते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेटल जब ऑक्साइड बनाते हैं तो उनका नेचर बेसिक होता है, और जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स। बिल्कुल करेक्ट। साथ ही अगर वाई की हम बात कर रहे हैं, वाई को जब अभी आपको सल्फर वाला क्वेश्चन याद करना है, जब सल्फर को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब हमने इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इसका नेचर आया एसिड। और अभी आपको याद है मैंने आपको सल्फ्यूरस एसिड बताया था। तो जैसे आपका मैग्नीशियम है, जब मैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करती हूं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका क्या है? ये आपका मेटल, और मेटल हमेशा ऑक्साइड्स देते हैं, और आपके जो नॉन मेटल है वो हमेशा एसिड बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि एक्स एक मेटल है और वाई एक नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिड तैयार करते हैं। अगर आप इसे लिटमस पेपर टेस्ट भी करोगे तो दे विल कन्वर्ट योर लिटमस पेपर रेड इनटू ब्लू। तो ये आपके क्या है? एसिड्स है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जब कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, लाइक आप इस बॉडी को इधर मूव कर रहे हैं और ये इधर से इसे कोई रजिस्ट कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इस कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं? और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपकी कोई भी बॉडी, जैसे आप बोर्ड पर लिख रहे हैं चौक से, तो समथिंग इज देयर जो उसको अपोज कर रही है, जिसकी वजह से आप लिख पा रहे हैं, और दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोज द मोशन। मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द एलिमेंट दैट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो आपके क्या कर सकता है? कॉपर को
कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। मींस अगर आप यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, आपने एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया है कॉपर सल्फेट और आप इसे डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो आपको लेना होगा जो क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आपको आपकी सीट से कौन हटा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी। तो अगर आप किसी भी मेटल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन डू दिस। तो एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। और इनमें से कॉपर से, क्योंकि गोल्ड सिल्वर तो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, तो अगर आप इसे आयरन से रिएक्ट कराते हैं तो आयरन क्या करेगा, FeSO4 और कॉपर का प्रेसिपिटेट बना देगा सेपरेट। तो आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो ये उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। और यही रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। सोडियम एंड फोस्फोरस कैन बी यूज। सोडियम और फोस्फोरस को आप कहाँ यूज करते हैं, दोनों ही क्या है आपके, सॉफ्ट है। ये आपका सॉफ्ट मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। और आपने सुना है फोस्फोरस का, कल भी मैंने जब वीडियो दी थी मॉक टेस्ट, तो उसमें एनपीके नाम आया था। जैसे पोटैश हो गया था आपका, एनपीके हो गया था, क्या थे ये, दीज आर योर फर्टिलाइजर्स। तो सोडियम और फोस्फोरस को कहाँ डाला जाता है, फर्टिलाइजर्स में। क्या होते हैं ये आपके, दीज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिन्हें फिर यूज किया जाता है क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूजिंग मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, वो कौन सा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। इनएग्जॉस्ट मींस जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड है, जिसे हम क्या भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, जो जल्दी से रिन्यू किया जा सकता है और एग्जॉस्ट नहीं होगा। लेकिन आपका कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, दीज आर योर नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर में प्रिपेयर होते हैं और इनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल क्या है, आपकी एग्जॉस्ट होने वाली है, लिमिटेड है। तो वाटर को आप यूज कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो डी से हम यूज भी करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड, आप क्या चाहते हैं, आप अपने साउंड को, लाउडनेस को कम करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है कि जितना ज्यादा आप अपनी साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जितना ये अपनी मीन पोजीशन से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, लाइक इट इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली हाइयर और लार्जर विल बी द एम्पलीट्यूड, लाउडर विल बी द साउंड। तो अगर आप अपनी साउंड को लाउड करना चाहते हैं तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दीजिए। तो आपको क्या करना है, लाउडनेस को कम करना है। तो क्या करें, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को कम कर दे। तो यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप पिच को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करें इसी बेस पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। So student, these were your today's 25 questions. I hope you liked the video. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।